हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखो भैया, इधर देखना। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 134 खत्म किया था, बीओडी रिपोर्ट। बड़ी क्लास ली थी हमने और बीओडी रिपोर्ट पूरा खत्म कर दिया था। आज मैं सीएसआर स्टार्ट कर रहा हूं, सीएसआर पढ़ाऊंगा पूरा। मैं फिर बोल रहा हूं, आज मैं सीएसआर स्टार्ट कर रहा हूं, सीएसआर पढ़ाऊंगा पूरा। इसकी शीट में आपको कल इश्यू कर दूंगा और मैंने पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप के अंदर आपको भेज भी दी है, ठीक है। तो आप सीएसआर निकाल लीजिए। पहले हम सीएसआर पूरा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं निकालना, आपको सिर्फ बोर्ड पर समझना है। आप पहले सीएसआर पे पूरा फोकस कीजिए, आज पूरा सीएसआर समझिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करें स्टार्ट। अच्छा, अब बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पहले ये समझो। सर ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जितनी भी कंपनीज हमारे देश में, एक लॉजिकल सी बात है, जितनी भी कंपनीज हमारे देश में, बोले उनकी कुछ जिम्मेदारियां सोसाइटी के प्रति भी हैं। बोले आप सिर्फ इसलिए काम नहीं कर सकते कि आपका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग है। बोले आप प्रॉफिट कमाओ, हम मना नहीं करें, बोले बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट हो, कमाई हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एज अ कंपनी आपकी सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। कॉर्पोरेट माने कंपनी, सोशल माने सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी। ये टॉपिक है कंपनी की जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति। क्या टॉपिक है? कंपनी की जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी टुवर्ड्स सोसाइटी क्या है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने शेड्यूल 7 में बताया। कंपनीज एक्ट 2013 में एक शेड्यूल 7 है, उस शेड्यूल 7 में बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन है। फिर बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 है, उस शेड्यूल 7 में बहुत सारी एक्टिविटीज गिवन है। अगर उनमें से कोई भी एक्टिविटी एक कंपनी कैरी आउट कर रही है तो हम यही बोलेंगे कि कंपनी ने क्या किया है, सीएसआर किया। देखो शेड्यूल 7 आपको लर्न नहीं करके जाना, वो हम सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए एक बार रीड कर रहे हैं आज की क्लास में। बाकी तो जितना पढ़ाऊंगा सब आपको जितना मैक्सिमम लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहले शेड्यूल 7 क्या बोलता है। तो बेटा ये एक्टिविटीज हैं जो शेड्यूल 7 में गिवन है। ये क्या है बेटा? एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 7 में गिवन है। अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी कंपनी कर रही है, अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी कंपनी कर रही है तो हम यही बोलेंगे कि कंपनी ने क्या किया है, सीएसआर किया है। फिर बोल रहा हूं, इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर कंपनी करती है तो हम यही बोलेंगे कि कंपनी ने क्या करा है, सीएसआर करा है। इधर देखना बेटा, सीएसआर में क्या क्या आएगा। तो इन्होंने बोला शेड्यूल 7 बताएगा कि कौन सी एक्टिविटीज अगर हम करेंगे, शेड्यूल 7 बताएगा कि कौन सी एक्टिविटीज अगर हम करेंगे तो वो सीएसआर का पार्ट है। तो बोले अगर आप कोई भी काम हंगर मिटाने के लिए करोगे, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी को मिटाने के लिए, मेल न्यूट्रिशन को मिटाने के लिए अगर आप कोई भी काम करते हो, प्रमोटिंग हेल्थ केयर, लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोई भी काम करते हो, तो बोले ये सीएसआर है। मतलब सीएसआर में भूखमरी मिटाना, पॉवर्टी मिटाना, मेल न्यूट्रिशन मिटाना, हेल्थ केयर प्रमोट करना आएगा। एक तो सीएसआर में ये आएगा। एक बेसिक आइडिया समझना हमें सीएसआर में क्या क्या आता है। और क्या आएगा सीएसआर में? बोले लोगों को एजुकेशन देना, प्रमोटिंग एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन देना। स्पेशल एजुकेशन दी जाती है हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, तो वो देना। एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग, कोई भी ऐसी एजुकेशन देना जिससे आपको नौकरी मिलने का चांस बढ़े, एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशन स्किल्स देना, बोले ये भी सीएसआर है। प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशन स्किल्स, बोले ये सब भी किसका पार्ट है? ये सब भी बोले सीएसआर का पार्ट है। और सीएसआर में क्या आएगा? बोले सीएसआर में आएगा प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की भाई मेल फीमेल बराबर हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना, घर बनाना, हॉस्टल बनाना वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, और अनाथ बच्चों के लिए, ओल्ड एज होम्स बनाना, बोले ये सब भी किसका पार्ट है? बोले ये सब भी सीएसआर का पार्ट है। और सीएसआर में क्या आएगा? और सीएसआर में क्या आएगा? बोले एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, एंश्योरिंग एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए काम करना, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना, एग्रो फॉरेस्ट्री करना,
बोले ये सब भी किसका पार्ट है? CSR का पार्ट है। तो बोले आज अगर एक कंपनी इनमें से कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगी जो यहां लिखी है, तो हम यही कहेंगे कि कंपनी क्या कैरी आउट कर रही है? CSR कैरी आउट कर रही है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालो, मान ली, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है? CSR कर रही है। समझ में आती है ये चीज? पक्का आती है? आप आगे बैठो, फिर इसको प्रॉपरली लो भाई, मेरे को ये सिस्टमेटिक चाहिए ग्रुप में। आप इधर आ जाओ, चाहे अपना फोन इसको दे दो। हाँ ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? पक्का? आगे देखिए आगे क्या आ रहा है और CSR में क्या आ रहा है। सर आप ये मत सोचिएगा कि इनको पूरा पूरा रटना है। हम तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, कि कौन सी एक्टिविटीज CSR में आएंगी। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज के लिए काम करना। नेशनल हेरिटेज क्या है? ताजमहल, रेड फोर्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए काम करना, रिस्टोरेशन करना बिल्डिंग्स एंड साइट्स का जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये भी CSR है। और CSR के अंदर क्या आएगा? बोले मेजर्स लेना फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्स वेटरन्स। आर्म्ड फोर्स वेटरन्स हो गए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो लोग रिटायर हुए। वॉर विडोज के लिए काम करना एंड उन पे जो डिपेंडेंट है उनके लिए काम करना, ये भी किसका पार्ट है? बोले CSR का पार्ट है। और CSR में क्या पार्ट आएगा? बोले ट्रेनिंग देना रूरल स्पोर्ट्स, रूरल एरियाज में स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए, जैसे क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। पैरालंपिक स्पोर्ट्स हैंडीकैप लोगों के लिए होते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स, इन सबसे जुड़ी ट्रेनिंग देना। तो बोले वो भी CSR का पार्ट है। ये इसी साल ऐड हुआ सर, कोविड का जो फंड क्रिएट हुआ, PM केयर फंड। PM केयर फंड की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इस फंड में अगर आप पैसा डोनेट कर रहे हो तो वो CSR है। या एक और फंड होता है, इसे आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया जाएगा, PMNRF। क्या बोलते हैं? PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। तो इस फंड में भी अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो यही कहेंगे कि आपने क्या किया है? CSR किया है। तो ये भी बच्चों CSR का ही पार्ट है। बोलो आ रहा है क्या? और CSR में क्या आएगा? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? हु डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज। सर इंक्यूबेटर बेसिकली नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटी। जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद कर रहा है वो इंक्यूबेटर है, और जिसकी मदद की जा रही है वो इंक्यूबेटी है। आज मान लो ये एक साइंटिस्ट है, ये एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है, पैसे नहीं है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं कि हाँ चल तू नई टेक्नोलॉजी बना, तो मैं इंक्यूबेटर हो गया और ये इंक्यूबेटी हो गई। तो कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन सी फील्ड में? लेकिन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा। ये सब भी किसका पार्ट है बच्चों? ये सब भी CSR का पार्ट है। ये एक्टिविटी भी आप करोगे तो हम ये कहेंगे कि आपने क्या किया है? CSR किया है। और CSR में क्या आएगा? स्क्रीनशॉट लिया था क्या? एक बार से वापस हाईलाइट कर देता हूं, रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा। चलिए, तो जैसे मैंने क्या बताया, CSR में क्या क्या आ रहा है? एंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना, एनिमल वेलफेयर, एग्रोफॉरेस्ट्री। और क्या आ रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट कल्चर, रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स वेटरन्स, वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। और क्या आ रहा है? ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट, पैरालंपिक स्पोर्ट एंड ओलंपिक स्पोर्ट। और क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। और क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा। दो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में। यहां तक क्लियर है? पक्का? आगे चलो, आगे आते हैं। और CSR में क्या आएगा? बोले अब बोल रहा है CSR में आएगा कंट्रीब्यूशन देना टू
पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है। आईआईटीज को डोनेशन देना, नेशनल लेबोरेटरीज को डोनेशन देना। बोले इन लोगों को भी डोनेशन दोगे तो यही बोलेंगे कि आपने क्या किया है, सीएसआर किया है। और सीएसआर में क्या आएगा, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन देना सीएसआर है, और स्लम एरियाज के लिए, स्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन देना भी सीएसआर। बोले ये सारी एक्टिविटीज में से कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो हम कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, सीएसआर कर रहे हो। तो आज आपको कोई पूछे सीएसआर का मतलब क्या होता है, सीएसआर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप यही बोलेंगे सीएसआर मींस कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। आज अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो शेड्यूल 7 में गिवन है तो हम बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सीएसआर। आज अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो शेड्यूल 7 में गिवन है तो यही बोला जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सीएसआर कर रहे हैं। बोलिए आया, वेरी गुड। चलो तो बेटा इसमें ये वाला पॉइंट पूरा आ गया, ठीक है। एक ये आ गया और एक ये आ गया, डन है क्या बच्चों, वेरी गुड। अब सर मेरी बात सुनना, अब हम सीएसआर की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीएसआर की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखना इधर, अब ये सीएसआर की डेफिनेशन है। एक तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर सीएसआर की डेफिनेशन में यही लिखा है कि सीएसआर का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम करना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाना जो शेड्यूल 7 में गिवन है, तो बोले वो सीएसआर है। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें मेन अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया गया है जिन्हें कभी भी सीएसआर नहीं माना जाएगा, तो वो आपको लर्न होनी चाहिए। इसमें क्या करा हुआ है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज को स्पेसिफाई करा हुआ है जिन एक्टिविटीज को कभी भी सीएसआर माना नहीं जाएगा। तो देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परजुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कंपनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो उसे करना लीगली मैंडेटरी है। कौन से सेक्शन में, 135 में। सीएसआर मीन्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी इन परजुएंस ऑफ इट्स statutory obligation laid down in section 135 of the act in accordance with the provisions contained in the rules। CSR का मतलब एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी जो उसे मैंडेटरी है करना इन परजुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लेड डाउन इन सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रूल। बट अब मेन पॉइंट ये है, बट शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। बोले अब इनमें से अगर कोई एक्टिविटी करोगे तो वो सीएसआर नहीं है। जैसे एक पहला एग्जांपल इन्होंने बोला, बोले अगर कोई भी काम कंपनी ने अपने डे टू डे बिजनेस के दौरान किया, कोई भी काम कंपनी ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, तो बोले जो काम कंपनी ने अपने डे टू डे बिजनेस के दौरान किया, जो काम कंपनी ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, बोले उस काम को सीएसआर माना नहीं जा सकता। जैसे आज मैं बताता हूं, आज मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, कोचिंग देना। अब क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, मान लो 4 बच्चे बहुत गरीब थे, ये और ये, तो मैंने इनको फ्री में पढ़ा दिया। तो मैं बोल रहा हूं अरे मैंने तो सीएसआर करा है, अरे मैंने तो गरीब बच्चों की मदद करी। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन ये सीएसआर नहीं है क्योंकि ये काम आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं, दिन में 10 गरीब लोगों को फ्री में खाना खिला देता हूं, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इरेडिकेटिंग हंगर करी है, सीएसआर है, क्योंकि ये काम आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की जाएगी उसे सीएसआर माना जा नहीं सकता है। याद रखोगे? तो इसमें देखना, एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या? लेकिन इन्होंने अब एक चीज क्लैरिफाई की, अगर बोले कोई भी कंपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोविड की वैक्सीन या कोविड की मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी रिसर्च कर रही है तो वो सीएसआर मानेंगे। आज मान लो मेरी एक फार्मा कंपनी है, अब मेरी कंपनी कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रही है, या मेरी कंपनी कोविड-19 का मेडिकल ट्रीटमेंट बनाने का रिसर्च कर रही है,
तो देखा जाए तो ये काम है तो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। भाई फार्मा कंपनी तो दवाइयों की रिसर्च करेगी ना, पर इन्होंने बोला अगर कोविड रिलेटेड रिसर्च कोई कंपनी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी करेगी तो हम उसे CSR मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आया। बेसिकली ये कोविड की फील्ड में रिसर्च को एनकरेज करने के लिए प्रोविजन लाया गया। तो इन्होंने क्या बोला, ये सब रिसेंटली एडेड प्रोविजन है। आप सबको पता है यार कोविड आया ही अभी है, तो ऑब्वियसली दीज आर रिसेंटली एडेड प्रोविजन। हाउएवर एनी कंपनी एंगेज्ड इन research and development activity of a new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drug, medical devices related to COVID-19 for financial year। इन 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर करोगे तो हम पार्ट मानेंगे CSR का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। दैट कंडीशन क्या है, such research and development shall be carried out in collaboration with any of the institute। आप रिसर्च कोलैबोरेशन में करो, किसके कोलैबोरेशन में करो, ऐसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में जो मेंशन्ड है आइटम नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7 में। आइटम नंबर 9 में यही आई थी, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल लेबोरेटरीज, ये सब। तो उनके साथ कोलैबोरेशन में रिसर्च करनी है, ज्वाइंट पार्टनरशिप में रिसर्च करनी है। एंड जो भी आप रिसर्च करो कोविड-19 से जुड़ी वैक्सीन की, उसकी डिटेल BOD रिपोर्ट में भी आएगी। डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ CSR इंक्लूडेड इन BOD रिपोर्ट। बोलो आया क्या? तो फिर अगर ऐसा करोगे तो दीज एक्ट्स will form part of CSR। फिर उसे CSR का पार्ट मान लिया जाएगा। बताओ बच्चों आया कि नहीं आया? अच्छा सर, अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्लैरिफाई किया, कोई भी एक्टिविटी जो आउटसाइड इंडिया होगी वो CSR नहीं है। इंडिया के बाहर कोई काम करे, यार इन्होंने बोला हमारे देश में कम गरीबी है क्या, या हमारे देश में कम बूढ़े लोग या औरतें हैं क्या कि तुम बोल रहे हो नहीं हम तो इंडिया के बाहर जाके CSR करेंगे। तो बोले कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप आउटसाइड इंडिया करोगे उसे CSR नहीं माना जाएगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन छोड़ा है, स्पोर्ट्स। अभी इंडिया में क्या होता है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, तो कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं टाटा। आज सानिया मिर्जा का नाम सबने सुना होगा, या सानिया मिर्जा छोड़ो, इंडिया के 2 बैडमिंटन स्टार हैं, एक तो PV सिंधु और दूसरी साइना नेहवाल। या मैं एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इंडिया का एक बहुत फेमस फॉर्मूला 1 का रेस ड्राइवर था नारायण कार्तिकेयन। इन सबका स्पॉन्सरशिप टाटा ने किया है, इन सबका स्पॉन्सरशिप टाटा ने किया है। तो सोचो अब ये लोग बाहर ट्रेनिंग करने जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो बोले अगर स्पोर्ट्स पर्सनल को बाहर ट्रेनिंग करने भेजा तो वो CSR मान लेंगे। उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी अगर इंडिया के बाहर हुई है तो वो CSR का पार्ट मानी नहीं जाएगी। बोलिए आया? तो एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी एक्ट, नेशनल लेवल और इंडिया एक्ट इंटरनेशनल लेवल। मतलब जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी ट्रेनिंग अगर आउटसाइड इंडिया कराई तो वो तो CSR है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया करी है तो वो CSR मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट, इन्होंने बोला अगर आपने कोई डोनेशन दी, क्या दी? डोनेशन दी, और डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। अलाउड है कंपनीज एक्ट में, देखो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता नहीं इनकम टैक्स में भी आपने डिडक्शंस करके एक चैप्टर होता है, वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो एक याद दिलाता हूं, अगर ये बोल रही है ओवर भी दिया है सर ने, तो इनकम टैक्स में भी अगर आपको याद हो तो आपने 2 सेक्शन पढ़े होंगे, एक 80GGB और एक 80GGC। इन सेक्शंस में भी अलाउड है इनफैक्ट कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हो तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। ध्यान ये रखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कोई डोनेशन आपने दी है तो वो CSR का पार्ट मानी नहीं जाएगी। ठीक है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट, ये भी CSR नहीं है। बोलिए आया कि नहीं आया?
अरे बोलो आया कि नहीं आया? पूरा हाईलाइट होना है ये टॉपिक। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इस चैप्टर के। सर इस सेक्शन में जितना पार्ट में हाईलाइट कराऊंगा ना, अगर मैं कराऊंगा तो पूरा ही कराता जाऊंगा या पूरी लाइन अंडरलाइन रहेगी। तो जो मैंने हाईलाइटेड करा दिए ना, वो तो आपको डेफिनेटली लर्न करना ही करना है, और जो मैंने नहीं हाईलाइट कराया, अंडरलाइन भी कराया, एडवाइस ये है पढ़ के जाओ, लर्न जितना हो जाए कर लो। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। मेरे हिसाब से यहां तक तो सबको क्लियर है। और सीएसआर में क्या नहीं आएगा? इन्होंने बोला अगर कोई भी एक्टिविटी आपने अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए की है या एम्प्लॉइज की फैमिलीज के बेनिफिट के लिए की है तो वो सीएसआर नहीं है। वो सीएसआर क्यों नहीं है, इसके पीछे लॉजिक भी समझो। क्योंकि सर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करना आपकी बिजनेस ड्यूटी है, इसमें कोई सीएसआर नहीं हुआ। तो एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ कोड ऑन वेजेस 19, ये बेसिकली एम्प्लॉय की डेफिनेशन देने वाला एक्ट है। उसमें ध्यान मत लगाओ, सिर्फ इतना याद रखो, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किया काम सीएसआर नहीं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ये सीएसआर नहीं है। अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, एकदम लाइव। जिन्होंने लाइव नहीं देखा उनकी गलती, मेरी नहीं। सर अभी आईपीएल चल रहा था, टाटा आईपीएल। टाटा आईपीएल में टाटा कंपनी ने अपनी एक कार टाटा पंच डिस्प्ले पे लगाई और बोला कि जब क्रिकेटर शॉट मारेगा और बॉल उस कार को टच करेगी, या कार का एक पोडियम बनाया हुआ था उसको टच करेगी, तो बोले हर शॉट पर हम 5 लाख रुपीस का काजीरंगा नेशनल पार्क को डोनेशन देंगे। आया? अब ये पॉइंट इसका एग्जांपल हो गया। बोले अगर कंपनी ने कोई एक्टिविटी कैरी आउट की जिससे वेलफेयर तो हो रहा है, हो ही रहा है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क, लेकिन उस एक्टिविटी का मेन पर्पस सोसाइटी का वेलफेयर करना नहीं था, बल्कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करना था। एक बात बताओ, टाटा ने जो ये पूरी स्कीम चलाई, इसका मेन पर्पस काजीरंगा नेशनल पार्क को बचाना था या टाटा पंच को बेचना था? तो दैट इज नॉट सीएसआर। इससे लाइव एग्जांपल इस पॉइंट का नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ लीजिए, एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज। हमारे एग्जांपल में कंपनी हो गई टाटा, स्पॉन्सरशिप बेसिस पे। टाटा आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया था? नाम ही टाटा आईपीएल है। तो एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस, क्यों? फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट। किस प्रोडक्ट का मार्केटिंग बेनिफिट ले रही है? टाटा पंच। फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। क्लियर है? और लास्ट, इन्होंने बोला कि कोई भी काम लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से करना पड़ रहा है तो वो सीएसआर नहीं है। एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। बोले स्टैट्यूटरी यानी लीगल, लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अगर कोई काम किया है तो वो सीएसआर नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, इन्होंने ये रूल बना रखा है इंडिया में कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए जंगल काटना पड़ रहा है, तो एक पेड़ काटने पे कंपनीज की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है 10 पेड़ लगाने की। तो आज मैंने मान लो एक फॉरेस्ट एरिया में फैक्ट्री लगाई, उसके लिए 10,000 पेड़ काटे, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख पेड़ नए लगाने पड़ेंगे। ऐसा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ये नहीं जाके बोलो अरे हमने तो सीएसआर किया है, सीएसआर करा है, 1 लाख पेड़ लगा दिए, लो जाओ, ऐसे नहीं होता। बोलो आया क्या? तो एग्जाम में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बताओ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें सीएसआर माना नहीं जाता? बोलो आया? आया क्या? इस सेक्शन की 135 की, भाई ये 135 की स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन नहीं बोल रहा, अंडर एनी लॉ बोल रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए तो बेटा आज सेक्शन पढ़ना था, नहीं करा था? आज अगर सेक्शन पढ़ना था, मेरी बात सुनना, आज अगर सेक्शन पढ़ना था तो यह समझना बहुत जरूरी था, यह पढ़ना बहुत जरूरी था कि सीएसआर क्या होता है। तो मैंने सेक्शन सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया, सबसे पहले मैंने अभी आपको यही समझाया है कि सीएसआर क्या होता है। ठीक है, अब हम इस सेक्शन को सीक्वेंस में 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। जिस ऑर्डर में प्रोविजन आते जाएंगे उस ऑर्डर में मैं आपको प्रोविजन समझाता जाऊंगा। करें स्टार्ट? आ जाओ। सबसे पहले, क्या हर कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करना जरूरी है?
क्या ये सेक्शन 135 हर कंपनी को लगेगा? तो लॉ ने बोला नहीं, सेक्शन 135 हर कंपनी को नहीं लगता, और लॉ बोला हर कंपनी के लिए सीएसआर कैरी आउट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं। लॉ क्या बोला? नहीं, हर कंपनी को सीएसआर नहीं करना होता, और हर कंपनी के लिए सीएसआर करना मैंडेटरी भी नहीं होता। बोला आपको सीएसआर कब करना है, सीएसआर के प्रोविजन आपकी कंपनी को कब लगेंगे? तो बोले सेक्शन 135 अप्लाइज टू अ कंपनी ओनली इफ इट सेटिस्फाइज वन, कोई भी एक, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ड्यूरिंग, अभी फाइनेंशियल ईयर है 22-23 में मुझे सीएसआर करना है क्या? उसके लिए 21-22 में ये या ये में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो कंपनी की नेटवर्थ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या कंपनी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, या कंपनी का नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए। बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? Yes, sir. अब अगर आपको इसको कंफ्यूजिंग रखना है तो कंफ्यूजिंग रखो, लेट्स मेक इट सिंपल। सर ये 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में फुलफिल हो गई। प्रीसीडिंग मतलब अभी ईयर चल रहा है 22-23, 22-23 से प्रीसीडिंग 3 ईयर हो गए 18-19, 19-20 और 20-21। इन तीनों ही सालों में से किसी भी एक साल में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो सीएसआर करना मैंडेटरी है, और पिछले तीनों ही सालों में ये कंडीशन फुलफिल हुई, तीनों ही सालों में नहीं फुलफिल हुई तो नहीं करना सीएसआर। अब बच्चे बोलेंगे हो सर आप तो फर्जी बढ़ाते हो, ऐसा कैसे? यहां तो लिखा ही नहीं प्रीसीडिंग पीरियड, लिखा है ट्रस्ट में लिखा है, पर लॉ क्या है इतना इजी तरीके से चाहता नहीं है बच्चों को समझ में। लॉ ने क्या बोला? बोले पिछले साल ये कंडीशन पूरी हो जाए तो सीएसआर कर लेना। फिर बोलता अगर लगातार 3 साल ये कंडीशन पूरी ना हो तो सीएसआर मत करना। पहले बोल रहा है पिछले साल हो जाए तो कर लेना, फिर बोल रहा है लगातार 3 साल ना हो तो मत करना। क्या पागल है? अब लॉजिक से सोचते हैं, लॉजिक डेवलप कराते हैं, तुम्हें लॉजिक डेवलप कराते हैं, प्रूफ करते हैं जो सर बोल रहे हैं वो गलत है, सही है। वैसे सही है, अभी 22-23 चल रही है, 22-23 से पिछले 3 साल, मैं कह रहा हूं 19-20 में भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, 20-21 में भी नहीं हुई, और 21-22 में भी नहीं हुई, तो कॉन्जिक्यूटिव 3 साल नहीं हुई, तो 22-23 में सीएसआर नहीं करेंगे। तो सिंपल बोलना कि पिछले 3 में से भी 1 साल पूरी हो जाए तो कर लेना, वरना मत करना। भाई पिछले 3 सालों ही नहीं पूरी हुई, मतलब हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव साल, और 3 कॉन्जिक्यूटिव साल पूरी नहीं हुई तो उसके अगले साल सीएसआर नहीं करना। तो रादर देन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट सिंपल। पिछले 3 में से किसी भी 1 साल में कंडीशन पूरी हो गई तो सीएसआर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, मस्त रहो, खुशी खुशी रहो। आया क्या? अब देखो लिखा है every company which ceases to fulfill the above criteria for 3 consecutive financial year shall not be required to, बोले ना सीएसआर करने के लिए कोई कमेटी बनानी है, ना कंप्लाई करना विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135। बोलो आया क्या? अरे आया क्या? तो देखो किड्स, मैं तो आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं, अगर आपने सीजेस टू फुलफिल कर दिया ये क्राइटेरिया 3 साल, तो सीएसआर कमेटी और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 से हमें कंप्लाई नहीं करना। अब मैं इसका सिंपल सा एनालिसिस लिख देता हूं। These 3 conditions are to be examined in any one of the preceding, in any one of the preceding 3 financial years। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अरे बोल दो यार। ठीक है, डालो भैया फोटो खींच के ग्रुप में। पक्का आया सबको समझ में? नहीं आया तो बता देना भाई, मन में मत रखना। बोल। मैं 18-19 बोल ही नहीं रहा, तेरे को सीएसआर किस साल करना है ये बोलना।
मर गया 18-19, आग लग गई 18-19 को। तेरे को सीएसआर किस साल करना है बोल? तेरे को किस साल की बात करनी है? तेरे को कौन से साल में सीएसआर करना है? 21-22 से पिछले 3 साल देख ले, तीनों ही सालों में कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नहीं करना सीएसआर। 18-19 में, हाँ 18-19 में पूरी हो गई, चल अपन तो मान लेते। क्यों, कैसा बुद्धू है भाई तू? 21-22 से पिछले 3 साल कौन से हुए? अब तू क्या बोल रहा है? 18-19 में कंडीशन पूरी करेंगे भाई। पिछले 3 साल हैं, तीनों में से किसी भी एक साल ये कंडीशन पूरी हो गई तो सीएसआर करना है। अब तू कुछ बोल रहा है 18-19 में कंडीशन पूरी हो गई, फिर पूछा 21-22 में सीएसआर करना है क्या? तो 21-22 से पिछले 3 साल में 18-19 आ रहा है क्या? आ रहा है तो करना है। फिर ये भी तो बोल रहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक नहीं पूरी हुई तो नहीं करना। भाई क्या डाउट है बता तेरा। अच्छा तू बता। नहीं मैंने सिंप्लीफाई करा ही नहीं, छोड़, इसकी जैसे ही चलते हैं अपन, तो करा ही नहीं मैंने सिंप्लीफाई, बढ़ने दे। तू तो बोल रहा है 18-19 में कंडीशन फुलफिल हो गई, चल मान लिया। मैं कहता हूं मेरी नेटवर्थ ग्रेटर देन 5 करोड़ हो गई कंडीशन पूरी। अब बोल, अब क्या चाहता है? मत वन दे। 1920 में नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है, 1920 में नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है। 1920 से प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है? तो सीएसआर करेंगे। अब एक बार आपके ऊपर सीएसआर लग गया तो लगता रहेगा आगे। प्रीसीडिंग ईयर में कंडीशन पूरी हो गई ना, तो लगता रहेगा आगे। अब कब रुकेगा लगना? जब 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। भाई उसने बोला कि प्रीसीडिंग ईयर में जैसे ही टर्नओवर 5 करोड़ 100 जो भी हुआ, 100 करोड़ हुआ या जो भी हुआ, 500 करोड़ है वैसे, टर्नओवर 500 करोड़ हुआ या नेटवर्थ 100 करोड़ हुई या पेड अप कैपिटल 5 करोड़ हुई तो सीएसआर लग जाएगा, यही बोला। तो मुझे लग गया सीएसआर, अब लगता रहेगा। 20-21 में भी लगेगा, 21-22 में भी लगेगा। अब जब तक मेरे ऊपर सीएसआर लगता रहेगा, जब तक लगातार 3 साल वापस से कंडीशन डिससेटिस्फाई ना हो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना क्यों है? सिंपल एनालिसिस रखो। इस साल सीएसआर लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए पिछले 3 साल देख लूंगा। पिछले तीनों में एक भी साल ये कंडीशन पूरी हो गई तो इस साल सीएसआर कर लूंगा। पिछले तीनों ही साल नहीं पूरी हुई तो इस साल सीएसआर नहीं करूंगा। सो लॉ कुड हैव मेड इट वेरी सिंपल, बट देन लॉ इज लॉ। चले आगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी। अब इन्होंने बोला कि जिन कंपनीज को सेक्शन 135 अप्लाई होता है, जिन कंपनीज को सेक्शन 135 अप्लाई होता है, वो सीएसआर करने के लिए एक सीएसआर कमेटी बनाएंगे। सीएसआर करने के लिए एक सीएसआर कमेटी बनाएंगे। अब बेटा मेरी बात सुनना, सीएसआर करने के लिए क्या बनाएंगे? सीएसआर कमेटी बनाएंगे। सीएसआर करने के लिए सीएसआर कमेटी बनाएंगे। सीएसआर करने के लिए सीएसआर कमेटी बनाएंगे। सीएसआर करने के लिए सीएसआर कमेटी बनाएंगे मतलब क्या है इसका? सीएसआर करने के लिए सीएसआर कमेटी बनाएंगे। सर एक्चुअली शेड्यूल 7 में तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप सीएसआर में कर सकते हो। अब किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा तो नहीं होगा ना कि वो सारा पैसा करे, तो हर कंपनी एक सीएसआर पॉलिसी बनाती है। सीएसआर पॉलिसी में यह डिसाइड होता है कि जो एक्टिविटीज शेड्यूल 7 में गिवन है उनमें से कौन सी एक्टिविटीज कंपनी करना चाहती है। तो एक्चुअल में इस सीएसआर पॉलिसी को बनाने का काम सीएसआर कमेटी करती है। कैसे होता है ये समझो। पहले सीएसआर कमेटी एक सीएसआर पॉलिसी बना लेती है। पहले सीएसआर कमेटी एक सीएसआर, फिर सीएसआर कमेटी सीएसआर पॉलिसी बना के, सीएसआर कमेटी सीएसआर बीओडी को रिकमेंड करती है। किसको? फिर बीओडी उस सीएसआर पॉलिसी को अप्रूव करता है और इंप्लीमेंट करता है। मतलब सीएसआर कमेटी का मेन रोल है सीएसआर पॉलिसी बनाना और बीओडी को रिकमेंड करना। अच्छा, अब बीओडी को आपने रिकमेंड कर दी, बीओडी ने अप्रूव कर दी और इंप्लीमेंट कर दी,
फिर उस पॉलिसी की मॉनिटरिंग करने का काम सीएसआर कमेटी का है कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारे काम करने के लिए कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी, एक सीएसआर कमेटी। अब सीएसआर कमेटी कैसे बनेगी ये प्रोविजन बता रहा है, बोलो आया क्या। तो इस प्रोविजन ने सबसे पहले बोला कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, उनमें से एटलीस्ट 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में अपॉइंट होंगे। मतलब सीएसआर कमेटी एक तरीके से सब कमेटी है डायरेक्टर्स की। कंपनी में 20 डायरेक्टर है मान लो, तो उनमें से किन्हीं भी 3 डायरेक्टर को पकड़ के सीएसआर कमेटी में अपॉइंट कर देंगे। और ध्यान ये रखना है कि जो 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में अपॉइंट होंगे उनमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 149 के सबसेक्शन 7 में, जो हम सीए फाइनल लेवल पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कंपनी में सीएसआर कमेटी बनानी है। सीएसआर कमेटी में टोटल 3 डायरेक्टर होंगे और 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बोलिए आया। Every company to which section 135 is applicable shall constitute a corporate social responsibility committee of the board, यानी CSR committee। बेसिकली ये क्या है, एक सब कमिटी है ऑफ बीओडी। बोलिए आया। द CSR committee shall consist of, CSR कमिटी में क्या होंगे, कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स, और 3 में से एक out of 3 directors at least one director shall be an independent director। तो सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होंगे, उनमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। बोलो आया क्या। आगे देखना बच्चों। अब सर इन्होंने एक चीज क्लैरिफाई करी, सर एक्चुअल में क्या होता है, हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो जिन कंपनीज में मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं अपॉइंट करना, वहां क्या होगा। तो वहां पे इन्होंने बोला आप सीएसआर कमेटी 3 डायरेक्टर्स की मत बनाना, 2 ही डायरेक्टर्स की बनाना, और उनमें से फिर किसी भी डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इन्होंने बोला जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं होते, वहां पे सीएसआर कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और मोर डायरेक्टर्स एंड नन ऑफ whom shall be an independent director। बोलिए आया। तो आगे इन्होंने क्या बोला, however if a company is not required to appoint any independent director as per section 149(4), 149 का सबसेक्शन 4 ये बताता है कि किन किन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है। इट शैल हैव 2 or more directors in its CSR committee and there shall be no requirement of having any independent director in the CSR committee। तो अब प्रोविजन क्या हो गया, अगर कंपनी में नहीं रिक्वायर्ड है अपॉइंट करना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो सीएसआर कमेटी में 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे और कंपनी के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। बोलिए आया क्या। अच्छा अब सर आपने क्या बोला, नॉर्मल केसेस में सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक बात है। अब सर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम प्राइवेट कंपनी को फेस होती है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम तो 15 होते हैं पर मिनिमम 2 होते हैं। तब एक प्राइवेट कंपनी में मान लो 2 डायरेक्टर्स ही हैं तो दिक्कत आएगी। सपोज करो प्राइवेट कंपनी में 3 डायरेक्टर है तो तीनों सीएसआर कमेटी में आ गए, बात खत्म। प्राइवेट कंपनी में 4 डायरेक्टर है तो 4 में से 3 सीएसआर कमेटी में आ गए, या प्राइवेट कंपनी में 8 डायरेक्टर है तो 8 में से 3 सीएसआर कमेटी में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी, सपोज करो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर ही 2 हैं, तो बेटा अगर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर ही 2 हैं, अगर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर ही 2 हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर ही 2 हैं तो फिर इन 2 डायरेक्टर्स में से आप 3 डायरेक्टर की कमेटी कैसे बनाओगे। तो लॉ ने बोला अगर प्राइवेट कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो फिर प्राइवेट कंपनी की सीएसआर कमेटी में भी 2 ही डायरेक्टर होंगे। बोलिए आया, हुआ नहीं हुआ ये प्रोविजन क्लियर। तो इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड,
shall constitute its CSR committee with such 2 directors only. तो इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी हैविंग ओनली 2 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड. प्राइवेट कंपनी में मान लीजिए 2 ही डायरेक्टर्स हैं, तो वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी CSR कमेटी विद ओनली सच 2 डायरेक्टर्स. बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? हाँ बोलो. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर अपॉइंट होगा तो 2 में से एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? चलो अच्छा बेटा अब आगे समझना. अब फॉरेन कंपनी अगर कोई है, क्या है? सर फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में डिफाइंड है. आप सबने पढ़ी होगी बचपन में. सेक्शन 2 का क्लॉज 42 है जो फॉरेन कंपनी डिफाइन करता है. वो ये बोलता है फॉरेन कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है. तो बोले कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है लेकिन जिसका ऑफिस इंडिया में भी है, वो कंपनी फॉरेन कंपनी होती है. अब बेटा जो फॉरेन कंपनी है उसके अंदर CSR कमेटी ऐसे नहीं बनेगी कि 3 डायरेक्टर होंगे और ये सब होगा, नहीं. सर आप CA फाइनल में जाके पढ़ेंगे कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एक अपना एजेंट अपॉइंट करना होता है और फॉरेन कंपनी जो इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट करती है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है और वो एजेंट बेसिकली फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में नोटिसेस भेजने का और रिसीव करने का काम करता है. तो इन्होंने बोला फॉरेन कंपनी जब CSR कमेटी बनाएगी तो फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी में एक तो फॉरेन कंपनी का एजेंट ही रहेगा जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा और जो फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे नोटिसेस वगैरह रिसीव कर रहा होगा. मतलब फॉरेन कंपनी जब CSR कमेटी बनाएगी तो एक तो फॉरेन कंपनी का जो इंडिया में एजेंट है वही बंदा उस कमेटी में अपॉइंट हो जाएगा. वो एजेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे इंडिया में नोटिसेस वगैरह रिसीव करने का काम करता है. उसके अलावा फॉरेन कंपनी में जो CSR कमेटी बनेगी बोले उसमें एक अदर बंदा होगा, कोई भी हो सकता है ये अदर बंदा, फॉरेन कंपनी जिसे नॉमिनेट करना चाहे करे. मतलब फॉरेन कंपनी में ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि 3 डायरेक्टर होंगे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, भूल जाओ. फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी में 2 ही लोग होंगे. एक तो फॉरेन कंपनी का ऑथोराइज्ड एजेंट इन इंडिया हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिसीविंग नोटिसेस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और एक फॉरेन कंपनी में अदर बंदा होगा. जो भी अदर बंदा फॉरेन कंपनी को अपॉइंट करना है करे, लॉ बोला हमें कोई परेशानी नहीं है. बोलिए आया. तो इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी CSR committee shall comprise of at least 2 persons, of which 1 person shall be a person resident in India, authorized to accept on the behalf of a foreign company service of notices and other documents, and the other person shall be nominated by the foreign company. तो इन्होंने बोला फॉरेन कंपनी जो CSR कमेटी बनाएगी उसमें सिर्फ कितने बंदे होंगे? 2. इन 2 बंदों में, ये जो फॉरेन कंपनी की CSR कमेटी में 2 बंदे होंगे, एक बंदा तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा जो ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी है सर्विस ऑफ नोटिस, और दूसरा बंदा कौन होगा? कोई भी, द अदर पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी. बोलिए यहां तक आया क्या? यस सर. क्लियर है? अच्छा अब सर लॉ एक आखिरी बात बोला, ये नया प्रोविजन आया है, इस बार अमेंडमेंट आया है. क्योंकि अमेंडमेंट आया है तो आपको याद रखना है. सर इन्होंने बोला कि अगर किसी कंपनी को CSR पे जो अमाउंट स्पेंड करना है वो 50 लाख रुपए या उससे कम है. CSR पे अमाउंट कितना स्पेंड करना होता है वो मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन याद रखना हर कंपनी को अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स का 2% CSR पे खर्च करना होता है. तो कंपनी को CSR पे जितना खर्च करना है, अगर वो अमाउंट 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, या तो एग्जैक्ट 50 लाख है या 50 लाख से कम है, तो ऐसी कंपनीज के लिए याद रखना, ऐसी कंपनीज के लिए CSR कमेटी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. और बोले CSR कमेटी के भी जो फंक्शंस रहेंगे, ऐसी कंपनीज के केस में CSR कमेटी के फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही परफॉर्म कर लेंगे. बोलो आया क्या? तो वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 135 डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, द रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी शैल नॉट अप्लाई.
एंड द फंक्शंस ऑफ CSR कमिटी शैल बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी। तो उन्होंने बोला अगर अमाउंट टू बी स्पेंड बाय कंपनी डज नॉट एक्सीड 50 लाख तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR नहीं करना, और उस केस में फंक्शंस ऑफ कमिटी कौन परफॉर्म करेगा? डिस्चार्ज बाय द बोर्ड। बोलो आ गया क्या? सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, ये CSR कमेटी हो गई। मतलब हमने CSR के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली, और हमने ये पढ़ लिया कि CSR कमेटी कैसे बनेगी, और हमने ये पढ़ लिया कि CSR कमेटी कैसे बनेगी। बोलिए आ गया? अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, जो CSR कमेटी बनी है, जो CSR कमेटी, वो CSR कमेटी क्या क्या काम करेगी। तो बेसिकली अब हम ड्यूटीज पढ़ेंगे। एक हम ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी पढ़ेंगे और एक हम ड्यूटीज ऑफ बोर्ड पढ़ेंगे। CSR के रिलेशन में CSR कमेटी की क्या ड्यूटीज हैं, और CSR के रिलेशन में बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पहले CSR कमेटी की ड्यूटी पढ़ते हैं, फिर CSR बोर्ड की पढ़ेंगे। सुनो, कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिंपल है सर। CSR कमेटी का सबसे पहला ड्यूटी है कि वो एक CSR पॉलिसी बनाए एज पर शेड्यूल 7, और वो CSR पॉलिसी बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड कर दे। उसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CSR पॉलिसी को अप्रूव कर देगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CSR पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब CSR पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देगा, अप्रूव कर देगा, उसके बाद CSR कमिटी CSR पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी कि वो ठीक से इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। इनफैक्ट इन्होंने बोला CSR कमेटी चाहे तो एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना ले। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऑनेस्ट सिस्टम, अच्छा सिस्टम बना ले, एक प्रॉपर सिस्टम बना ले CSR पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। बोलो आया क्या? बोलो आया क्या? ये CSR कमेटी की मेन ड्यूटीज हैं। ये CSR कमेटी की मेन ड्यूटीज है। तो देखो CSR कमेटी की मेन ड्यूटीज क्या है, देखना। ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी, ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी क्या क्या काम करेगी? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ CSR कमेटी? CSR कमेटी क्या क्या काम करेगी? तो इन्होंने बोला द CSR कमिटी शैल फॉर्मुलेट यानी बनाना, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड अ CSR पॉलिसी। अब बनाएंगे और बनाकर बोर्ड को रिकमेंड कर देंगे एक CSR पॉलिसी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब CSR पॉलिसी की डेफिनेशन है। ये CSR की डेफिनेशन नहीं है भैया, डेफिनेशन ऑफ CSR पॉलिसी है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एग्जाम में CSR की डेफिनेशन पूछ रहा है या CSR पॉलिसी की डेफिनेशन पूछ रहा है, गड़बड़ मत करना। तो इसमें लिखा हुआ है CSR पॉलिसी मींस एक रिटन स्टेटमेंट बन जाएगा, अ स्टेटमेंट जिसमें क्या होगी? अप्रोच होगी कि हम कैसे CSR करेंगे, कंटेनिंग द अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। क्यों बोल रहे हैं गिवन बाय द बोर्ड? क्योंकि अल्टीमेटली इस पॉलिसी को अप्रूव बोर्ड को ही करना है, इंप्लीमेंट बोर्ड को ही करना है। CSR कमेटी तो सिर्फ रिकमेंड कर रही है। तो CSR पॉलिसी मींस अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द अप्रोच एंड डायरेक्शन गिवन बाय द बोर्ड। और बोर्ड ने अप्रोच या डायरेक्शन कैसे बनाई होगी? टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द CSR कमेटी। और इसमें क्या इंक्लूड होता है इस पॉलिसी में? एंड इंक्लूड्स क्या? गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन कैसे करें, इंप्लीमेंटेशन कैसे करें और मॉनिटरिंग कैसे करें। किसकी? एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज कैसे सेलेक्ट करें कि भाई हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, या वुमेन वेलफेयर करना है, या फ्लोरा फौना प्रोटेक्ट करनी है, या नेशनल हेरिटेज के लिए काम करना है। तो इंक्लूड्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ द एनुअल एक्शन प्लान। ये सब किसका पार्ट है? CSR पॉलिसी का पार्ट है।
अब सबसे मेन पार्ट है, सीएसआर कमिटी बनाएगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को एक सीएसआर पॉलिसी। क्लियर है क्या? अब इन्होंने बोला कि जो सीएसआर पॉलिसी बनेगी उन्हीं एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बनेगी जो शेड्यूल 7 में गिवन है। तो सीएसआर पॉलिसी शेल indicate the activities to be undertaken by the company in areas or subjects specified in schedule 7। तो ये इंडिकेट करेगी एक्टिविटीज जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सीएसआर कमिटी सिर्फ सीएसआर पॉलिसी रिकमेंड नहीं करेगी, वो ये भी रिकमेंड करेगी कि किस एक्टिविटी पे खर्चा कितना करना है। लाइक कंपनी ने अपनी सीएसआर पॉलिसी में बोला कि हम 3 चीजें करेंगे, बोले प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फौना करेंगे, ओल्ड एज होम बनाएंगे और इरेडिकेशन ऑफ हंगर के लिए काम करेंगे। तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इन तीनों एक्टिविटी में किस एक्टिविटी पे कितना पैसा आपको स्पेंड करना है। तो सीएसआर कमिटी shall recommend the amount of expenditure to be incurred on the CSR activities to be undertaken by the company। तो ये क्या करेगी? रिकमेंड करेगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द सीएसआर एक्टिविटीज। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद आप इस पॉलिसी को मॉनिटर भी करेंगे। द सीएसआर कमिटी शैल मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। मॉनिटर भी करेगी सीएसआर पॉलिसी को। क्लियर है क्या? अब इसमें बच्चों एक ये ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, फोटो खींच के डालो एक बार। सर ये ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये अगेन नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था। ये पॉइंट पहले नहीं था। दिस पॉइंट हैज बीन न्यूली एडेड अंडर सीएसआर है। ठीक है, इधर देखना। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला बेटा द सीएसआर कमिटी शैल बनाएगी और रिकमेंड करेगी बोर्ड को एक एक्शन प्लान। एक्शन प्लान ये बताता है कि किसी चीज को लागू कैसे करना है। एन एनुअल एक्शन प्लान इन पर्सन्स ऑफ सीएसआर पॉलिसी। और उस प्लान में ये 5 चीजें बताएगी, विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। तो सीएसआर कमिटी फॉर्मुलेट करेगी एक एनुअल एक्शन, और उसमें क्या क्या इंक्लूड करेगी? एक तो लिस्ट कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स चलाएंगे सीएसआर करने के लिए। बोले हम फ्लोरा फौना के लिए काम करेंगे, हम ओल्ड एज होम बनाएंगे, बोले हम इरेडिकेटिंग हंगर के लिए काम करेंगे। तो लिस्ट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स। उसके बाद इस एक्शन प्लान में क्या होगा? मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, बोले एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। मोडेलिटीज, मोडेलिटी यानी मेथड, पैसों को यूज कैसे करेंगे। मोडेलिटीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। और क्या बताएंगे इस पॉलिसी में, एक्शन प्लान में, कि जो प्रोजेक्ट्स लाए उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। डिटेल्स ऑफ नीड एंड इंपैक्ट असेसमेंट। नीड मतलब कि किस एरिया में कितना काम करने की नीड है, वो कैसे असेस किया। फिर हमने सीएसआर कर दिया तो हमारे सीएसआर का जो इंपैक्ट आया वो कैसे असेस किया। तो डिटेल्स ऑफ नीड एंड इंपैक्ट असेसमेंट। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अच्छा, और लास्ट इन्होंने बोला कि जो सीएसआर कमेटी ने सीएसआर पॉलिसी बनाई है, बोर्ड उसको पूरे साल में कभी भी चेंज कर सकता है अगर बोर्ड के पास उसको करने का रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो। मतलब सीएसआर कमेटी ने जो सीएसआर पॉलिसी बनाई, बोर्ड उसे चेंज कर सकता है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए बोर्ड के पास क्या होना चाहिए? जस्टिफिकेशन होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में alter such plan at any time during the financial year as per the recommendation of CSR committee based on reasonable justification to that effect। यहां तक आया क्या? ये तो किसकी ड्यूटीज हो गई? सीएसआर कमिटी की हो गई। ये तो किसकी ड्यूटीज हो गई बेटा? सीएसआर कमिटी की हो गई। यहां तक क्लियर है? इसको डाल दो ग्रुप में। हम सीएसआर कमिटी की ड्यूटीज तक आज रखते हैं। अब जब कल की क्लास में आएंगे तो मैं आपको पहले ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड पढ़ाऊंगा, फिर देखेंगे आगे सीक्वेंशियली पढ़ते जाएंगे। इस सेक्शन में देखो 2 क्लास तो लगनी है, 1 क्लास में तो ये सेक्शन होना भी नहीं था। बोलिए आज जो पढ़ाया वो सारा समझ में आ गया? बोलिए आ गया क्या? हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग में समझाया, आप देखना एक बार।
कभी क्लास में कंसंट्रेशन करके सुनोगे तो पता चलेगा। मैंने एग्जैक्टली बताया था वो गिवन बाय द बोर्ड में, आज एक बार रिकॉर्डिंग में देखना, तब आपको पता चलेगा हमारा कंसंट्रेशन कैसा है। और मेरे को आज क्या है, बिल्कुल मन ही नहीं है आप लोग के बैच को पढ़ाने का। आपके बैच में 4-5 जने तो हमेशा सो रहे होते हैं, एक ये। अब इनको पूछूंगा, इनको पता ही नहीं क्लास में क्या पढ़ाया। पूरी क्लास में सो रहा था आंखें बंद करके आराम से, एब्सेंट माइंडेड नहीं था, आंखें बंद करके सो रहा था, रोज सोता है। और भी है 2-4 ये विधान, मतलब आपके बैच को इच्छा नहीं बढ़ने की, मैंने छोड़ दिया समझाना। ये रोज छुट्टी करता है, बहाने तैयार हैं, मतलब बहाने तैयार हैं। 20 दिन पहले छुट्टी कर ली, फिर 10 दिन कर ली, फिर 5 दिन कर ली, बहाना तैयार होगा मेरे को कैंसर था, टीबी था, एड्स था। कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई करने से, एंड में फेल होंगे तब बैठे रहना। अभी तो कोई टीचर कुछ बोल दे तो आपको अच्छा लगता नहीं। कुछ 10, 15, 20 बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, आप उनमें से हो, लेकिन मैं जनरल में बता रहा हूं आपको, किसी को कोई लेना देना नहीं है।